हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीत मिश्रा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वाराणसी। आज हम बात करेंगे लैट्रिन के रास्ते खून आना और एक स्पेसिफिक बीमारी कोलाइटिस के बारे में। लैट्रिन के रास्ते जब खून आता है वो दो तरीके से आ सकता है। कभी कभी लैट्रिन काली होती है जिसमें जो खून आता है वो दिखता नहीं है और सिर्फ काली लैट्रिन रहती है और हीमोग्लोबिन, आपका जो खून का पॉइंट है, वो कम होता जाता है। और दूसरा है ताज़ा खून आना, लाल खून आना। वो लैट्रिन के साथ में मिल के गिर सकता है, लैट्रिन के रास्ते के लैट्रिन के साथ अलग से आ सकता है, लैट्रिन के पहले गिर सकता है। तो जब भी लैट्रिन के रास्ते में खून आता है तो सबसे पहले हमें अपने नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करना है और ये जानने की कोशिश करनी है ये ताज़ा खून किस जगह से, किस रास्ते से आ रहा है, क्या पॉइंट है, कौन सी जगह है। तो लैट्रिन के रास्ते खून आने के कई सारे कारण हैं, जिसमें जो सबसे साधारण, सबसे कॉमन कारण है उसको हम लोग साधारण भाषा में पाइल्स, हेमराइड या बवासीर कहते हैं। बवासीर दो तरह के होते हैं, खूनी बवासीर और बादी बवासीर। बादी बवासीर यानी कि खून के गुच्छे तो होते हैं, आपको छूने पे महसूस तो होंगे पर वो ब्लीड नहीं करते। और दूसरा है खूनी बवासीर जो ब्लीडिंग होती है जिसमें से। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है कि अगर हम बिना जांच किए ये मान लेते हैं कि खूनी बवासीर ही है हमारी ब्लीडिंग का कारण, तो वहाँ पे कई बारी पेशेंट मेरे पास आते हैं कि साहब पिछले 3 साल से हमको बीच बीच में रुक रुक के लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा था। पहली बार हमने बवासीर का ऑपरेशन कराया, हमारा एंटीबायोटिक चली, हमारी ब्लीडिंग रुक गई, हम 3-4 महीने ठीक थे, उसके बाद फिर हमको ब्लीडिंग शुरू हो गया। तो दूसरे डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने कहा साहब ऑपरेशन हुआ था, ठीक नहीं हुआ या अच्छा हुआ था, दोबारा बवासीर बढ़ गया, हमने दोबारा ऑपरेशन कराया और उसके बाद भी हमारा चीज़ें ठीक थी। अब बीच में 15 दिन से फिर क्या हुआ कि नहीं, फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई और पहले हमारी लैट्रिन थोड़ी सूखी ढीली होती थी, अब हमको 4-5 लैट्रिन हो रही है, सब ढीली ढीली लैट्रिन हो रही है और साथ में ब्लड आ जा रहा है। तो एक तो ये जानने की चीज़ रहती है कि बवासीर वाली ब्लीडिंग में दर्द नहीं होता है। इसी के अगर हम कंपैरिजन तुलना करें फिशर वाली ब्लीडिंग, जो फिशर बोलते हैं, एक्यूट फिशर, जिसमें लैट्रिन के रास्ते में कट जैसा लग जाता है, तो वहाँ पर तीव्र दर्द होता है लैट्रिन करते समय। और जब भी लैट्रिन करेंगे वो हिस्सा जब फैलता है लैट्रिन करते समय तो वो चीरा दर्द करता है। तो फिशर बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। जब हम बात करते हैं ब्लीडिंग पीआर या लैट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग आने की, दर्द रहित ब्लीडिंग पीआर, दर्द रहित लैट्रिन के रास्ते ब्लड आने का, तो वहाँ पर पाइल्स के अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। और इसीलिए पेशेंट्स में अक्सर अल्सरेटिव कोलाइटिस मिस हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में हम बवासीर का ही इलाज कर रहे होते हैं। कई बार होता है कि नहीं, पेशेंट को बवासीर नहीं है और बवासीर का ऑपरेशन हो गया और वो इलाज चलता रहता है। तो इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं? अगर हमको लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है तो हमें सबसे पहले लैट्रिन के रास्ते सिग्माइडोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी या पाइप डाल के ये देख लेना होता है कि ब्लीडिंग का स्थान क्या है। तो सिग्माइडोस्कोपी अगर हम करते हैं, सिग्माइडोस्कोपी क्या होती है, मैंने पिछली बार भी ये मॉडल आपको दिखाया था। ये हमारी बड़ी आंत है जिसको हम कोलन कहते हैं। तो जो भी जो लाल खून आता है वो ज़्यादातर इस हिस्से से आता है जो हमारे शरीर का बायां कोलन है, बाएं हिस्से का कोलन। और ये जो बवासीर, उसमें ब्लीडिंग सिर्फ अंतिम हिस्से से होती है, जिसमें इंटरनल या एक्सटर्नल हेमराइड बोलते हैं बवासीर, वहाँ से होती है। और कोलाइटिस में जो ब्लीडिंग होती है ये रेक्टम, ये कोलन और यहाँ से आगे तक जाकर ब्लीडिंग हो सकती है। जो ब्लीडिंग सिर्फ दाएं हिस्से से होती है उसमें अक्सर लाल खून नहीं, काला खून आता है, क्योंकि वो खून यहाँ तक आते आते पचकर अपना एसिड से पचकर अपना रंग बदल लेता है। तो जब हम लैट्रिन के रास्ते पाइप डालते हैं तो ये पता चलता है कि जो हमारी चमड़ी है वो चिकनी, मुलायम, नॉर्मल है या घावदार है, उसमें छाले पड़े हुए हैं। तो वही चीज़ होती है कोलाइटिस। कोलाइटिस मतलब आंतों की सूजन, आंतों में घाव, आंतों में छिलन, उसमें से ब्लीडिंग आना। कई बार आंतें सकरी भी हो सकती हैं, कई बार गहरे अल्सर भी हो सकते हैं, कई बार उसमें गांठें भी हो सकती हैं। तो कोलाइटिस कई तरह के हो सकते हैं, जो इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्टिव कोलाइटिस हम लोग बोलते हैं। कई बार होता है कि ब्लीडिंग नहीं होती है उन कोलाइटिस में और सिर्फ पतली लैट्रिन होती है, इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस बोलते हैं। कई बार ज़्यादा उम्र के पेशेंट में या हार्ट के पेशेंट में खून की कमी से इस्केमिक कोलाइटिस हो सकती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो साधारण भाषा में हम लोग कोलाइटिस का प्रयोग करते हैं ब्लीडिंग होने वाले केसेस में, वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस चीज़ क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत की सूजन, साथ में घाव, और जो कि हमारे लक्षण होते हैं कि बार बार पतली लैट्रिन होना,
पेट के निचले भाग में दर्द होना और ब्लीडिंग हो जाना। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस पता कैसे चलता है? हम एंडोस्कोपी करते हैं तो जो भी हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं या सर्जन्स हैं या हमारे फिजिशियन जो इस विधा में माहिर है, वो देख के बता देते हैं कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस लग रहा है। उसके बाद भी हम 2 छोटे टुकड़े, जिसको बायोप्सी कहते हैं, वो निकाल लेते हैं। वो टुकड़े जांच के लिए जाते हैं, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस प्रूफ हो जाता है कि साहब देखने में ये आपके लक्षण भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के थे, एंडोस्कोपी में देखने में भी अल्सरेटिव कोलाइटिस लग रहा था, और जो हमने बायोप्सी ली उसमें भी अल्सरेटिव कोलाइटिस रिपोर्ट में आ गया। सब अब करना क्या है? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जब हो गया तो अब ये जानना ज़रूरी है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का कोई निश्चित कारण नहीं है। कई बार ये जेनेटिक है, कई बार ये आपके अंदर रहता है, कुछ इन्फेक्शन, कुछ जेनेटिक, कुछ इन्वायरमेंटल, कुछ फैमिलियल, कई सारे उसमें गुणागणित से ये बीमारी होती है। तो किसको हो सकती है? 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बाबा, किसी को भी हो सकती है। बात यह है कि नहीं, हमें ये बीमारी मिल गई है, बस ये अब ये है, क्योंकि इस बीमारी को बदला नहीं जा सकता। अब अगर जैसे शुगर है, बीपी है, थायराइड है, अगर आपको एक बार हो गई तो हो गई। वैसे ही अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी बीमारी है, इसका कारण अभी निश्चित पता नहीं है, इसका इलाज पूरी तरीके से पता है। एक बार आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई तो ये क्योर नहीं होती, ये कंट्रोल हो सकती है। हो सकता है आप दवा न ले रहे हैं, बहुत सारे मेरे मरीज हैं कि दवा बंद हो गई और ठीक चल रहा है, बट उसके बाद भी आपकी अंदरूनी जो त्वचा है, अंदरूनी कोलन की त्वचा है, वो उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस अभी ख़त्म नहीं हुआ है और कभी भी ये उभरने का डर रहता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस उभरता कब है? अगर आप दवा न ले रहे हो, या आप जो डोज है उससे कम दवा ले रहे हो, या फिर आपको आंतों में इन्फेक्शन हो गए हो, आप बाहर का कुछ खाए, जैसे चाट पकौड़ी किसी ने खाई या बाहर का खाया, कई बार होता है पेट खराब हुआ और ठीक हो गया। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। कई बार ऐसा रहता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में नई गांठें डेवलप हो रही हैं, है ना, गंभीर गांठें डेवलप हो रही हैं, उसमें भी अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लीडिंग दोबारा शुरू हो सकती है। कई बार ये रहता है कि आप दर्द की गोलियां खाएं, दर्द की गोलियों से भी अल्सरेटिव कोलाइटिस उभरता है। और कई बार ये भी रहता है कि कोई कारण नहीं था, आप दवा भी ठीक से ले रहे थे, कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, कोई गांठ नहीं, कोई दर्द की दवा नहीं, बस उभड़ गया। तो ये एक मनमौजी बीमारी भी है कि नहीं, उभरना था, उभड़ गया और फिर कंट्रोल हो गया। तो जब भी इस तरह की दिक्कत हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस प्रूफ हो गया, तो हमारे पास फिर उपाय क्या रहते हैं? जो हमारे दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो ये उपाय उपलब्ध हैं, उसमें सबसे पहला है कि गोलियाँ, दूसरा है कुछ लैट्रिन के रास्ते क्रीम, तीसरे पे हम लोग आते हैं इंजेक्शंस आते हैं। अगर इन गोलियों से और उससे आराम नहीं होता है तो हमारे पास कुछ इंजेक्शंस उपलब्ध हैं। और बहुत एक्सट्रीम केसेस में, कुछ चुनिंदा केसेस में जहाँ पर किसी भी तरीके से ब्लीडिंग कम नहीं हो पा रही है, वहाँ पर अंत में हमें जान बचाने के लिए ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, चूँकि ये लंबी बीमारी है, थोड़ी दवाइयाँ थोड़ी महंगी भी हैं, इंजेक्शंस काफ़ी महंगे हैं, तो ऐसे केसेस में जहाँ पर ये रहता है कि साहब हम दवा नहीं कर पाएंगे, ये दवा बड़ी लंबी है, हम नहीं इतना लेस कर सकते हैं खर्चा, तो उन केसेस में भी सर्जन्स कई बार ये रिकमेंड करते हैं कि ऐसे केसेस में अल्सरेटिव कोलाइटिस में अगर आप ऑपरेशन कर देते हैं और वो ख़राब आंत का हिस्सा निकाल देते हैं, तो मरीज के लिए ज़िंदगी भर के लिए ये अच्छा हो जाता है, कोई दवा नहीं लेनी पड़ेगी और अल्सरेटिव कोलाइटिस आपका कंट्रोल रहेगा। लेकिन चूँकि यंग पेशेंट्स में हम लोग ऑपरेशन बचाते हैं, तो यही एक चीज़ रहती है जो हमको ऑपरेशन करने से रोकता है। तो जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो मुंह के रास्ते और लैट्रिन के रास्ते, वो केमिकल मेसालामीन होता है, वो टैबलेट फॉर्म में आता है, कुछ दानेदार ग्रेनुल्स फॉर्म में आता है, कई बार नीचे फोम और इनिमा फॉर्म में आता है। तो अक्सर हाँ, हमको ऊपर के रास्ते और नीचे के रास्ते दोनों तरह से यूज़ करना पड़ता है, जिसका इफ़ेक्ट अच्छा देखा गया है। इसके अलावा स्टेरॉयड, जो कि मेडिकल हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा रही, कोरोना में भी स्टेरॉयड ने काफ़ी कमाल दिखाए। तो स्टेरॉयड इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब साधारण दवाइयों से न रुक रहा हो, मेसालामीन से न रुक रहा हो ब्लीडिंग, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्टेरॉयड का बहुत बढ़िया रोल है। और ओवर 1 to 2 मंथ, 1 से 2 महीना, कई बार 1.5 महीना में हम उसको देकर बंद कर देते हैं और शुरुआती 5 से 10 दिन में ये भांप लेते हैं कि इस दवा से आराम होना है कि नहीं, और ज़्यादातर लोगों में इस दवा से आराम हो जाता है। अगर गोलियों से आराम नहीं हो रहा तो कई बार हमें भर्ती करके इंजेक्शंस भी देना पड़ता है। तो मेसालामीन और स्टेरॉयड के अलावा शुरुआत के 5 से 7 दिन हमें एक एंटीबायोटिक कोर्स भी ज़रूरी देना रहता है, ताकि कोई इन्फेक्शन साथ में हो तो वो कंट्रोल रहे। इसके बाद अगर आराम नहीं हो रहा है, भर्ती कर लिए, ब्लीडिंग हो ही जा रही है, नहीं आराम हो रहा है, तो महंगे इंजेक्शन, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल बोलते हैं, जो कि महंगे इंजेक्शन है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये स्पेशलिस्ट ही आपको रिकमेंड करेंगे, आपको अपने हिसाब से नहीं। तो जो आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं या IBD
स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको बताएंगे कि भाई आपको इस इंजेक्शन की ज़रूरत है, ये इंजेक्शन आपको लेना है अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। तो वो आपके डॉक्टर साहब बताएंगे। और ज़्यादातर लोगों में 5 से 10 दिन हम लोग वेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस इंजेक्शन की ज़रूरत ना पड़े या सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पर हम अपने सर्जिकल कलीग्स को भी, जो शल्य चिकित्सा करते हैं, उनको भी हम लोग साथ में इन्वॉल्व कर लेते हैं कि साहब ये पेशेंट का साधारण दवाइयों से आराम नहीं हो रहा है, इंजेक्शन से आराम नहीं हो रहा है, सस्ते इंजेक्शन से महंगे इंजेक्शन का प्लान बन रहा है, इसलिए आपको अब देखना है और हो सकता है आपकी ज़रूरत पड़े। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की मेन प्रॉब्लम क्या है कि नहीं, इसकी डायग्नोसिस लेट बनती है। पाइल्स का और फिशर का और फिस्टुला न जाने क्या क्या ऑपरेशन और इलाज चल रहा होता है। तो जब भी इस तरह की दिक्कत हो आपको, आपके नज़दीकी में किसी को, तो एक बार ये ज़रूर करना है कि नहीं, एक बार दिखा लें कि कहीं ये अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं है। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ ये एक अलग बीमारी है जो कि बड़ी आंत की और छोटी आंत की बीमारी है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़, इसका कोई हिंदी नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, तो यही नाम है इसका, यूसी या अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के अंतर्गत आता है। आईबीडी एक अलग तरह की आंतों की घावदार बीमारियां हैं जो कि आईबीएस से डिफरेंट है। आईबीएस आंतों की झल्लाहट की बीमारी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहती है आईबीएस, जो कि बहुत साधारण सी चीज़ है, परेशान ज़्यादा करती है पर इसमें कुछ खतरनाक नहीं। आईबीडी एक अलग चीज़ है और ये एक तरह का रोग है, ये आंतों की कमज़ोरी नहीं है, जिसको मैंने पहले भी कहा, आईबीएस आंतों की कमज़ोरी है, आईबीडी आंतों की कमज़ोरी नहीं, आंतों का रोग होता है और इसलिए इसके स्पेसिफिक दवाइयों की ज़रूरत है। लिमिटेड दवाइयाँ हैं, बड़ी कारगर दवाइयाँ हैं। तो इसलिए आपको जब भी इस तरह के लक्षण हों आपके करीबी को, तो अपने नज़दीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या सर्जन या स्पेशलिस्ट से मिलें और वो आपकी सिग्मोइडोस्कोपी या ज़रूरत होगी तो कोलोनोस्कोपी, जिसमें पूरी बड़ी आंत चेक की जाती है, करके बताएंगे कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस लग रहा है कि नहीं। और बायोप्सी और अगर ज़रूरत हुई सीटी स्कैन, इन सब चीज़ों को कंफर्म करते हैं। तो कोई भी आईबीडी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़ या लैट्रिन के रास्ते खून आने के बारे में आपके कोई भी सवाल है तो हमें इनबॉक्स करें, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जुड़े रहें हमारे चैनल से। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, लीवर, पैंक्रियाज, हेपेटोलॉजी के अन्य टॉपिक्स के बारे में हम नियमित अपडेट करते रहते हैं। कभी बड़े वीडियोस रहते हैं, अगर बड़ी बीमारियां जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, कई बार हम लोग शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। कुछ आपके खास तरह के सवाल होते हैं तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट वीडियोस भी बनाते हैं। तो हम बात कर रहे थे अल्सरेटिव कोलाइटिस और ब्लीडिंग पीआर या लैट्रिन के रास्ते, मल रास्ते से खून आने के बारे में। मैं डॉक्टर विनीत मिश्रा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वाराणसी। धन्यवाद।